ये पॉलिटिका लेक्चर फंडामेंटल राइट पर बेस होगा और हम इस लेक्चर के अंदर पिछले साल के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि आयोग ने 2023 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा, 22 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा और 2021 में। मतलब मैं आपको आयोग के जो पुरानी क्वेश्चन भी हैं वे भी सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि आयोग ने 2023 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। हालांकि ये भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक मैं आपको सारे फंडामेंटल राइट क्लियर ना करा दूं, तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हो इसको। अगर आपने पढ़ा के आपके फंडामेंटल राइट क्लियर है तो आप इसका आंसर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हो। और एक और चीज कि मैं फंडामेंटल राइट किसी एक लेक्चर में नहीं कंप्लीट करा सकता। फंडामेंटल राइट को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम चाहिए, तो ये 4-5 लेक्चर लग जाएंगे फंडामेंटल राइट को, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन भी मैं आपको हैंड टू हैंड सॉल्व कराता चल रहा हूँ। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा था और ये 2022 में पूछा था, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग एक साइड हिंदी में एक साइड इंग्लिश में। तो आप देख सकते हो कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है और ये 2021 में पूछा था। तो सबसे पहले हम अपना ये जो फंडामेंटल राइट है, ये 2021 का जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर किसी जो पर्सन्स के बारे में फंडामेंटल राइट के बारे में क्या बोला गया है वो पूछा गया था। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये अपने आप में या तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फंडामेंटल राइट के बारे में अपनी जो स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो इस टाइप इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब हम अपने फंडामेंटल राइट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द आता है कि भाई ये फंडामेंटल क्यों बोलते हैं और राइट, क्या जरूरत थी इनकी फंडामेंटल राइट की। देखो इसका मैं थोड़ा सा एक थीम बताता हूँ। देखिए इंसान ने धरती पर जन्म लिया, तो उसकी जब इंसान जन्मा तो उसके कुछ अपने कुछ बेसिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट। और वो फंडामेंटल राइट जब सरकारें नहीं थी वो तब भी फंडामेंटल राइट थे, किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ बेसिक मौलिक अधिकार थे लोगों के। और जब सरकार बननी शुरू हुई, मतलब क्या इस जो कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, तो फिर ये यूनिवर्सल लॉ की फॉर्म, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की फॉर्म और फंडामेंटल राइट अलग अलग फॉर्म में जो है अलग अलग देशों ने इनको, और जहाँ पर डेमोक्रेसी है, इनको जो है अपने लॉ के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो भारत के अंदर भी ये जो बेसिक राइट्स है इनको इंक्लूड किया गया है, इनको फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में इंक्लूड किया गया है। और भी कुछ ऐसे राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक लीगल राइट है, वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो लेकिन वो भी राइट्स है। ह्यूमन के जो कुछ बेसिक अधिकार होते हैं उनको कुछ लोगों ने फंडामेंटल राइट्स या किसी दूसरी फॉर्म, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी फॉर्म में इंक्लूड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले जो डिमांड थी फंडामेंटल राइट की, वो अभी हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल जो फंडामेंटल ही क्यों बोलते हैं इनको, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो राइट्स के बारे में मैंने आपको ये बता दिया। तो इंडिया के अंदर सबसे पहले जो डिमांड थी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1985 में उठाई गई थी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 था, ये बाल गंगाधर तिलक से इंस्पायर था। तो इसके बारे में वैसे कभी चांस है कि पूछे। फिर उसके बाद में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई, तो मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में जो है 19 फंडामेंटल राइट को इंक्लूड किया। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट जब 1928 के अंदर आई तो उसमें कितने फंडामेंटल राइट को इंक्लूड किया गया था। अब देखिए आप जरा 1928 के बारे में, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट के बारे में देखो, जहां पर नीचे लिखा हुआ है इन्होंने जो है वीमेन को राइट देने के बारे में बात की थी, इक्वल राइट फॉर द वीमेन। ठीक है, आप समझ रहे हो कि वीमेन को, जो औरतें हैं उनको भी इक्वल राइट देने की बात की थी इन्होंने। तो मतलब आप सोच रहे हो कि इन लोगों की जो सोच थी वो कितनी ब्रॉड थी। ये जो लोग थे ये सभी के बारे में सोचते थे, राइट टू फॉर्म यूनियन और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो इस टाइप के जो राइट थे इन्होंने अपने, ये जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी, हालांकि इसकी काफी कंट्रोवर्सी, मतलब काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, वो अलग हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर तो उसके बाद में 1931 के अंदर एक कांग्रेस का सेशन होता है। और ये जो कांग्रेस का सेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, जिसको आज आप देखते हो
आज जो भी सरकार है कांग्रेस की वो यही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कराची में हुआ था और इसको जो प्रिसाइड कर रहे थे, इसको जो चेयर करते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, इस रेजोल्यूशन के अंदर फंडामेंटल इंक्लूड कर रखा था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि वैसे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इसमें यहाँ पर जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है इसलिए आपको पता होना चाहिए कैसा एवोल्यूशन हुआ है हमारे फंडामेंटल राइट का, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लिख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 के बारे में लिख सकते हो अगर एवोल्यूशन के बारे में पूछा जाए फंडामेंटल राइट के। और आप ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची सेशन है इसके बारे में लिख सकते हो। अब ये तो हुआ कि भाई ये इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में अगर आपको एक डेफिनेशन में लिखना हो, एक लाइन में अगर ये बताना हो कि व्हाट आर द राइट्स, तो आपका जैसे मैंने कहा था कि राइट्स होते हैं वो बेसिक राइट्स है। ह्यूमन पैदा हुआ है तो उसके कुछ अपने बेसिक राइट्स बनते हैं। तो राइट्स को अगर आपको लिखना है एक लाइन हो तो आप लिखोगे राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। तो अगर आपको एक लाइन में डेफिनेशन देनी है तो आपको इस डेफिनेशन को कोट करना चाहिए अपने आंसर के अंदर। राइट्स क्या होते हैं? ये क्लेम्स होते हैं सिटीजन के। अब क्लेम्स क्यों? क्योंकि इंसान पैदा हुआ है तो वो जब पैदा हुआ था तो उसके साथ में कुछ राइट्स वो अपने पैदा लेकर हुआ था, ठीक है। तो अब वो अब अगर सरकारें बन गई है तो ये जो राइट्स होते हैं ये सरकारों के अगेंस्ट होते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, राइट्स जो होते हैं वो सिटीजन के होते हैं, लेकिन किसके खिलाफ होते हैं? राइट्स होते हैं स्टेट के। स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, स्टेट का मतलब कोई नेशन, इंडिया। जैसा हमारे यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट बने हुए हैं तो वो जो लिमिट लगाते हैं, किस पर लिमिट लगाते हैं? सरकार पर लिमिट लगाते हैं, और जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है उस पर लिमिट लगाते हैं। तो ये जो आर्बिट्रेरी लॉ होते हैं या आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं उन पर एक लॉ बनाते हैं, तो नकेल कसने का काम करते हैं फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट लिमिट लगाते हैं, किसके ऊपर लिमिट लगाते हैं? सरकारों के ऊपर लिमिट लगाते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव एक्शन हो सरकार का या फिर कोई लेजिस्लेटिव एक्शन हो सरकार का। तो ये उस पर एक लिमिट लगाते हैं कि आप जो है ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते हो जिसकी वजह से किसी भी ह्यूमन का आप जो है जो राइट्स है, जो बेसिक अधिकार है वो छीन सको। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये लाइन, इसका मतलब अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है, ये जो पार्ट 3 के अंदर इंक्लूड किया गया है, और ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं। तो देखिए मैं आपको एक पिछली बार क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, मैं उसको अभी और सॉल्व कराऊंगा जब मैं फंडामेंटल राइट करा दूंगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करा दूंगा, फंडामेंटल ड्यूटी करा दूंगा, तब मैं आपको क्वेश्चन वो फिर से सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजों को सीक्वेंस रखा गया था। जैसे पीछे मैंने आपको सिटीजनशिप के बारे में बताया, तो सिटीजनशिप जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में डील करती है, और पार्ट सेकंड के अंदर ये आते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 11 को फंडामेंट सिटीजनशिप में छोड़ दिया गया था, मतलब सॉरी छोड़ा नहीं गया था, मतलब वो खत्म हो गया था। तो फिर स्टार्ट कहाँ से होगा? 12 से। तो 12 से जब स्टार्ट होता है तो वो फंडामेंटल राइट होते हैं। तो 12 से लेकर ये 35 तक जाता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो किस जो कंट्री है किस इंक्लूड या किस उसको कॉपी किया गया, बोरोड किया गया, तो याद रखना यहाँ पर यूएसए से इसको कॉपी किया गया था। वहां पर जो जैसा हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट बोलते हैं वहां पर बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट, जैसे मैंने कहा कि हर एक देश ना ये बेसिक जो अधिकार हैं ये चाहे किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो स्टैट्यूटरी राइट की फॉर्म में या फिर नॉन स्टैट्यूटरी की फॉर्म में इसको इंक्लूड कर रखा है, लेकिन इंक्लूड कर रखा है अपने जो सिस्टम है लोगों को जो बेसिक अधिकार है वो देने का। इंग्लैंड के अंदर कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन वहां भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बेसिक जो राइट्स है वो ह्यूमन के इंक्लूड कर रखे हैं। तो और देखिए पार्ट 3 को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किस पार्ट को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया जो है पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर देखो बिना फंडामेंटल राइट के आप देखो कुछ लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप आ गई, ये बहुत सारी चीजों शब्दों का यूज करते हैं। जिस दिन हमारे देश हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया है, तो आप समझ जाना कि हमारे देश में वाकई में जो है डिक्टेटरशिप आ चुकी है। लेकिन अभी तक कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं हटाया, तो आप किसी भी तरह से ये नहीं बोल सकते हो कि हमारे देश के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल और जो अपोजिशन में पार्टियां हैं वो इसी राग को अलपती रहती हैं, तो वो बस आपको इन्फ्लुएंस करना चाहती है कि जिससे आपसे वोट हासिल किए जाए, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है
जब तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, और अगर फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया, मतलब पार्ट थर्ड को हटा दिया गया, तो समझ जाना कि हमारे देश के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई, क्योंकि इसका मतलब यही है कि आपके सारे जो मौलिक अधिकार वो छीन लिए गए हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट है, इनको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है? देखिए, इनको फंडामेंटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी गारंटी ले रखी है कि भाई आपके जो राइट हैं, ये जो राइट हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको सरकार या कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन से छीन नहीं सकता। ये लोगों के मौलिक अधिकार है। तो फंडामेंटल राइट क्यों है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटी ले रखी है। अच्छा, एक और सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो गारंटी ले ली, लेकिन अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, उल्लंघन करता है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बुक है, और बुक तो कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या वो चलकर आपके राइट बचाएगी, या कोई ऐसी नेचुरल शक्ति आ जाएगी कि भाई आप सुपरमैन बन गए और आपने राइट्स को बचाने लग गए? देखो, आपके जो राइट्स है वो उसको बचाएगा जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है आपके राइट्स को बचाने के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया कि आपके जो राइट्स है, देखो सारा जो है पावर है लोगों ने वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को दे रखी है, और कॉन्स्टिट्यूशन पावर को डिवाइड कर दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को पावर दे रखी है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, तो कोई भी पर्सन, सिटीजन इंडिया का जुडिशरी जा सकता है, डायरेक्ट जुडिशरी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है कि देखो साहब हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है, और तो आप कोई एक्शन, तो फिर सरकार जो है, जो सॉरी जुडिशरी जो है वो एक्शन लेती है आर्टिकल 32 के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंदर एक्शन लेता है, और जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के अंदर एक्शन लेता है। तो वो अभी हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई एक लेक्चर नहीं होने वाला, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 4-5 लेक्चर होंगे, और मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो देखिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट के अंदर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो जस्टिस है ये उसको प्रमोट करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कौन प्रमोट करता है, तो फंडामेंटल राइट। लेकिन ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करने का भी काम करते हैं। एक क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कभी बहुत पहला 2000 से पहले वो क्वेश्चन पूछा था, काफी पुराना क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे। और जैसे मैंने कहा, ये जो फंडामेंटल राइट है ये नकेल कसने का काम करते हैं। किस पर नकेल कसने का काम करते हैं? सरकारों पर, या जुडिशरी सरकारों पर, और या जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है पार्लियामेंट पर, क्योंकि पार्लियामेंट या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन या आर्बिट्रेरी लॉ ना बना दिया जाए जिससे लोगों के जो बेसिक राइट है उनको छीन लिया जाए। तो ये ऑथोरिटी, देखिए जैसे मैंने कहा कि अगर ये इनको हटा दिया गया, तो आप समझ जाना कि हमारे यहाँ पर डिक्टेटरशिप, ऑथोरिटेरियन या डेस्पोटिक रीजन, कुछ लोग तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कंपैरिजन हिटलर से भी कर देते हैं। तो देखो वो वो पॉलिटिक्स में है, और उनको पॉलिटिक्स, उनको जो है वोट अपनी साइड करने होते हैं, तो वो लोगों को, लोग पढ़े लिखे नहीं है तो वो लोगों को उल्टे सीधे स्टेटमेंट देकर अपनी साइड करना चाहते हैं। तो आपको जब तक आपको नहीं पता है कि भाई कैसे पता लगता है, कैसा चेक होता है कि हमारे यहाँ पर ऑथोरिटेरियन रेजिम आ गया, या डेस्पोटिक रूलर आ चुका है, तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका अपने फंडामेंटल राइट के बारे में चेक करो कि आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या उनको खत्म कर दिया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब हमारे देश में डेमोक्रेसी खतरे में है। अब बात करते हैं प्रोटेक्ट लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ द पीपल। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो है जो हम लोग हैं, जो पर्सन है, जो सिटीजन है इंडिया के, उनकी जो लिबर्टी होती है, उनकी जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। किसके खिलाफ प्रोटेक्ट करते हैं? कौन आपकी फ्रीडम छीनेगा, कौन आपकी लिबर्टी छीनेगा? देखिए, आपकी लिबर्टी छीनेगी दो चीजें, एक तो स्टेट छीनेगा। स्टेट कैसा छीन सकता है? कोई लॉ बनाकर आपकी लिबर्टी को छीन सकता है। स्टेट आपकी लिबर्टी या फ्रीडम कैसा छीन सकता है? आर्बिट्रेरी कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ले लेता है कि मोदी सरकार कोई ऐसा आदेश दे दे कि भाई ठीक है, ये जो है कोई भी आज से मोबाइल पर, इंटरनेट पर जो है मतलब बहुत सारे, कोई कुछ भी बोल सकता है कि इंटरनेट पर जो है आप कोई भी अपोजिशन पार्टी की न्यूज नहीं देखेगा। तो ये क्या हो गया? ये आपके फ्रीडम ऑफ जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका वायलेशन हो गया, क्योंकि आपका अधिकार है, आप चाहे वो आप अपोजिशन पार्टी के वो कोई स्पीच सुनो या ना सुनो, या कोई पॉलिटिकल किसी भी रूलिंग पार्टी की स्पीच सुन सकते हो नहीं सुन सकते, वो आपका अधिकार है। इवन चुप रहना भी आपका जो है फंडामेंटल राइट है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बताया, ये एक लगाम लगाते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन और आर्बिट्रेरी लॉ जो बनाए गए लेजिस्लेचर के थ्रू, उस पर एक लॉ बनाने का काम करते हैं। अब देखिए इनका जो काम है, ये जो फंडामेंटल राइट है, इनका क्या काम है? ये एक लॉ बनाना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ। जो रूल चले वो लॉ का चले, ठीक है। इसलिए जो हम अभी पढ़ेंगे आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ का, ये जो रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश करना चाहते हैं हमारे देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर, ना कि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो
और फिर से मैं वही कहूँगा कि जो लोग ये सोचते हो कि हमारे देश के अंदर डिक्टेटरशिप आ चुकी है, वो सब गलत है, फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा है, वोट को हासिल करने का तरीका है। जैसे ये अपोज़िशन वाली पार्टी ईवीएम को दोष देती रहती है, खुद इनका दोष होता है। देखो, मैं किसी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन जो सच है उसको मानना पड़ेगा। तो ये लोग बहुत सारे मतलब यूट्यूबर मतलब वो सब डिक्टेटरशिप वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। वो जनता को पता भी है कि ये सब कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता है लोगों के दिमाग में, वो बात तो बैठ ही जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे देश के अंदर कि डिक्टेटरशिप आ गई या कुछ भी आ गई। अब ठीक है, तो अब एक और इस पर क्वेश्चन आयोग ने पूछा था कि ये जो शब्द हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, डॉक्टर एस राधाकृष्ण ये बोला था कि जो फंडामेंटल राइट है ये क्या अप्लाइज टू अवर पीपल एंड पैक्ट विद सिविलाइज वर्ल्ड। तो ये यही कहना चाहते हैं कि ये जो एक हमारी एक कसम है लोगों के लिए कि हम लोगों को फ्रीडम दें, लिबर्टी दें। और ये जो होता है एक फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये लोगों के बेसिक अधिकार होते हैं, एक सिविलाइज वर्ल्ड की पहचान होते हैं। तो आपने देखा होगा जो डेमोक्रेसी है और जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तो जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर फंडामेंटल राइट देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फंडामेंटल राइट आने का मतलब ये हो गया कि उस रूलर पर ये लगाम लगाते हैं। तो लगाम केवल आप डेमोक्रेसी में ही लगा सकते हो, ऑथोरिटेरियन रेजिम में आप लगाम नहीं लगा सकते सरकारों के मुंह पर। अब बात करते हैं जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पर 7 फंडामेंटल राइट थे। 7 फंडामेंटल राइट, एक तो राइट टू प्रॉपर्टी, इसके अंदर हम बहुत सारे राइट है वो देखेंगे, और राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, ये सारी डिटेल्स हम कवर करने वाले हैं। बस मैं यहाँ पर आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो राइट दे रखा है यहाँ पर छठे नंबर पर, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसको हटा दिया गया है। अभी जो है इसको इसको किस एक्ट के अंडर हटाया गया है, देखिए उस टाइम मोरारजी देसाई की सरकार नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार थी। तो जनता पार्टी ने ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाइट 1978 के अंदर, तो इन्होंने जो है इस आर्टिकल ये है 31 है, इसको हटाकर एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया 300A। और ये जो आर्टिकल 300A है ये आपकी जो प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको लीगल राइट बना देता है। तो आज हमारा जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको अब हटा दिया गया है और आर्टिकल 300A के अंदर उसको रख दिया गया है। और आर्टिकल 300 ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट है वो आपका एक लीगल, आपका जो लीगल अधिकार है, ना कि एक फंडामेंटल राइट। तो दोनों में क्या फर्क हो गया, देखिए अगर फंडामेंटल राइट है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल अधिकार होता तो आप सीधे, जैसी आपकी कोई प्रॉपर्टी छीनता, सरकार छीनती या प्राइवेट बंदा, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते और कहते साहब देखो हमारी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, हमारी जो हमको हमारी जमीन से निकाला जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर एक्शन लेता। लेकिन अब क्योंकि इसको एक लीगल राइट की फॉर्म में बना दिया गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। जा भी सकते हो तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन जरूर नहीं है कि वो आपके उसके खिलाफ एक्शन ले, पर्सन के खिलाफ। तो अब कितने फंडामेंटल राइट बचे, अब केवल 6 फंडामेंटल राइट बचे। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अब जो करंटली है वो 6 फंडामेंटल राइट बचे। अब कुछ फंडामेंटल राइट के फीचर देख लेते हैं। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता भी दी है इसके अंदर। तो पहली बात तो ये कि जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि कोई ये कहने लगे कि हमको तो आजादी, हमको तो लिबर्टी, हमको तो फ्रीडम है, तो फिर वो रोड पर नंगा नाचता फिरे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो आप उसके अंदर कुछ प्रोविजन ऐसे हैं कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है, जैसे कि मान लो कोई किसी पर्सन को एड्स है, HIV है, तो अब सबको पता है वो जो है अगर वो किसी के साथ भी सेक्सुअल कांटेक्ट रखता है तो इसका मतलब HIV फैल सकता है। तो सोसाइटी में जो है HIV पॉजिटिव हो सकती है सोसाइटी। और उस आपको पता है कि HIV पॉजिटिव होगी तो उसका इलाज जो है, अभी कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी जो इससे इलाज हो सके। इसलिए जो बहुत सारी चीज़ों पर जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। जैसे मान लो कि कहीं कहीं पर 10,000 लोग इकट्ठे हो गए, तो 10,000 लोग इकट्ठा होना अच्छी बात है, लेकिन अगर ये खतरा है कि 10,000 लोगों में वहां पर बम फट सकता है, ये कर सकता है, तो फिर सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो ये इसलिए बोला जाता है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब ये है कि सरकार जो है इन पर लगाम लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन थोप सकती है। ये जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब ये हो गया कि अगर आपके जो राइट है, वो जो फंडामेंटल राइट है, उनका वायलेशन होता है, चाहे सरकार करे आपके फंडामेंटल राइट या कोई प्राइवेट पर्सन छीने। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो आपके प्राइवेट पर्सन भी छीन सकता है, प्राइवेट जो बॉडी है, प्राइवेट कंपनी भी छीन सकती है, या फिर कोई सरकार भी छीन सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और किसी लॉ बनाकर या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू छीन सकती है। तो ये जो होते हैं आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, देखो साहब हमारे जो है फला बंदे ने राइट छीन लिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उनको बचाएगा, आपके चाहे कुछ भी करे, अंडर आर्टिकल 3(2) के अंदर वो एक्शन लेगा।
और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट 226 के अंदर जो है एक्शन लेगा उस पर्सन के खिलाफ और उस सरकार के खिलाफ, तो या कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये कि ये सैक्रोसेंट नहीं है। सैक्रोसेंट का मतलब ये, इसका मतलब यही हो गया कि ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट होने का मतलब ये है कि जो है आए दिन इनमें जो है जो है संशोधन किया जा सकता है। जैसे ही देखो बहुत सारी चीजें नई नई आ रही हैं तो उनके हिसाब से जो है संशोधन किया जा सकता है। तो ये जो कीवर्ड है ये याद रखना कि दे आर नॉट द सैक्रोसेंट या परमानेंट। ये परमानेंट नहीं है, इनको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये की है आपको बेसिक स्ट्रक्चर है उसका ध्यान देना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर केस में तो भारतीय केस में इसमें 2023 में क्वेश्चन पूछा है आयोग ने केस में, ये कि बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन जो है आयोग ने किस केस में दी थी। तो केस में भारतीय केस में मैं आपको करा चुका हूँ 1973 के अंदर। तो इसमें यही बोला गया था कि जो सरकारें हैं, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन आपको सब कुछ चेंज कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सैक्रोसेंट हो गया। अब बात करते हैं हम कि क्या फंडामेंटल जो राइट है हमारे उनको जो इमरजेंसी लगने पर कि उनको हटाया जा सकता है, क्या उनको वॉयलेट को मतलब उनको एक टाइप से रिमूव किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये बात याद रखना, हाँ किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई तो केवल नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो आप जो है सभी फंडामेंटल राइट को हटा सकते हो, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को नहीं हटा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। दूसरा, अगर इमरजेंसी जो वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, मान लो कि चाइना के साथ वॉर हो गया या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हुई है तो आप जो है आर्टिकल 19 को, जो 19 है ये सी को हटा सकते हो। केवल देखो 6 फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो केवल आर्टिकल देखिए फिर से समझा देता हूं। अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी का मतलब आप समझ गए, नेशनल इमरजेंसी का मतलब कोई वॉर हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, ये वाली ऐसी अगर कोई चीज है तो आप जो है सारे फंडामेंटल राइट को हटा सकते हो, लेकिन आर्टिकल आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 और 21 को नहीं हटा सकते हो। ये अपने आप में ये इनको इनको नहीं हटाया जा सकता है। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है किस पर, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पर, और वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पर जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी अगर लगी हुई है तो आप केवल 19वें फंडामेंटल राइट को हटा सकते हो और किसी भी फंडामेंटल राइट को नहीं हटा सकते हो। तो ये इस पर क्वेश्चन आयोग ने पूछा हुआ है। अब बात करते हैं आर्टिकल 12। जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक और पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट को रखा गया है। तो आर्टिकल 12 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 12 जो है ये स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बताता है। स्टेट की डेफिनेशन कि भाई स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। तो स्टेट की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी का मतलब स्टेट की डेफिनेशन में जो है आपकी पार्लियामेंट आ जाएगी, पार्लियामेंट के लोअर हाउस, अपर हाउस और लॉ मेकिंग बॉडी आ जाएगी स्टेट की, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगी, म्यूनिसिपैलिटी आ जाएगी, एलआईसी आ जाएगी। मतलब कुछ ऐसी बॉडी जो प्राइवेट है, वो सरकार के अंडर नहीं आती, वो प्राइवेट है, लेकिन वो सरकार का काम कर रही है, इंस्ट्रूमेंट है सरकार का। तो वो ऐसी बॉडी भी जो है ऐसी बॉडी भी जो है वो एक जो है स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। तो स्टेट की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। म्यूनसिपैलिटी आ जाएगी, पंचायती राज पूरा स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो कोई भी अगर आपकी जो स्टेट अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है तो स्टेट आपके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है तो स्टेट का मतलब ये नहीं हो गया कि केवल मोदी सरकार या फिर कोई यूपी में बैठी हुई सरकार। स्टेट का मतलब कुछ भी हो सकता है। स्टेट का मतलब ये भी हो सकता है म्यूनसिपैलिटी हो सकती है, पंचायती राज भी हो सकता है और एलआईसी भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे ये स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। तो स्टेट की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। तो आपको याद रखना जो आर्टिकल 12 है वो केवल स्टेट की डेफिनेशन से डील करता है। आर्टिकल 13 के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 13 किसके बारे में बात करता है? देखिए आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर मान लो लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी होगी, या तो फिर पार्लियामेंट होगी या फिर स्टेट लॉ मेकिंग बॉडी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये अगर कोई लॉ बनाती है और वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट को छीन रहा है तो हम का मतलब हो गया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। देखिए जुडिशियल रिव्यू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो आर्टिकल 13 के अंदर डायरेक्टली पावर दी गई है जुडिशरी को, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है किसका, अगर पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उन्होंने कोई लॉ बनाया और वो लॉ जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, मतलब आपके फंडामेंटल राइट छीन रहा है। तो जो है आर्टिकल 13 ये बोलता है ऐसा जो राइट होगा, ऐसा जो लॉ होगा वो नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा जुडिशरी के
जुडिशरी के द्वारा, क्योंकि जुडिशरी को हम पावर दे रहे हैं कि जुडिशरी जो है उस जो लॉ बनाया आपने उसको रिव्यू कर सकती है, उसको चेक कर सकती है कि भाई कौन कौन से इसके प्रोविजन जो है फंडामेंटल राइट को छीन रहा है। देखो जुडिशरी सारे लॉ को जो वो वायलेट नहीं करती, उसके प्रोविजन जो है उसको उसको बोलते हैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये ठीक है। तो आप उन्हीं को या तो उस लॉ को दोबारा बनाना पड़ेगा या आपको वो प्रोविजन हटाने पड़ेंगे। तो ये होता है। अब देखो ये आर्टिकल जो पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू की सुप्रीम कोर्ट को दी गई है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को भी दी गई है अंडर आर्टिकल 226। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो है अगर आपके फंडामेंटल राइट छीने जाते हैं, तो जो फंडामेंटल राइट अगर आपके छीने जाते हैं तो आप सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। हाई कोर्ट एक्शन जो लेगा आर्टिकल 226 के अंदर लेगा और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर एक्शन लेगा सरकार के खिलाफ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो वो अलग पढ़ेंगे, हम इनके बारे में आगे अलग पढ़ेंगे क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर, दोनों के अंदर, 32 के अंदर और 226 के अंदर। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आर्टिकल 14। देखो आर्टिकल 14 ही बात करेंगे हम यहाँ पर। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 18 पर खत्म होता है। तो हम राइट टू इक्वलिटी में केवल एक ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो आर्टिकल है 14। फिर से बता देंगे। देखो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, पीछे देखो राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू ये देखो यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी के अंदर बहुत सारे आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 18। तो आज हम केवल आर्टिकल 14 के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैंने आर्टिकल 12 के बारे में बताया, आर्टिकल 13 के बारे में। तो ये जो है स्टेट की डेफिनेशन और जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताते हैं बस। लेकिन जो हमारे आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट से डील करते हैं वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं। तो हम राइट टू इक्वलिटी पढ़ेंगे, उसके अंदर आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर आर्टिकल 14 ही देखेंगे। फिर उसके बाद में पिछले साल के क्वेश्चन आयोग ने किस टाइप के पूछे वो देखेंगे। सॉरी, तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं ये आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है जो राइट टू इक्वलिटी है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि राइट टू पूछा गया है राइट टू इक्वलिटी कहाँ से किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक डील करता है। तो सबसे पहला आर्टिकल 14 आता है। आर्टिकल 14 जो है ये कहता है, देखो एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, सीधा सीधा एक्सप्रेशन, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। आप कोई भी, चाहे कि आप टी.डी. बासु पढ़ रहे हो, फिर या सुभाष कश्यप की बुक पढ़ रहे हो, किसी भी बुक, किसी भी आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो ओरिजिनल, उसके अंदर ये शब्द ऐसे के ऐसे ही लिखे हुए हैं, इसलिए आप इन शब्दों के साथ छेड़छाड़ खानी नहीं कर सकते हो। इक्वल, और इनका मतलब भी पता होना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इनका क्या मतलब होता है। देखो पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए, जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये ब्रिटेन से लिया गया है, और ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये एक डाइसी थे, ये जो है जूरिस्ट थे, बहुत बड़े जूरिस्ट थे ए बी डाइसी। तो उनका कॉन्सेप्ट है ये। देखो उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वलिटी बिफोर द लॉ को लागू किया गया। इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो कॉन्सेप्ट है वो देखो डाइसी ने रूल ऑफ लॉ दिया था, ठीक है, रूल ऑफ लिया। तो रूल ऑफ लॉ में 3 कंपोनेंट है, जिसका एक कंपोनेंट है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वलिटी बिफोर द लॉ का जो इक्वलिटी बिफोर द जो लॉ है वो रूल ऑफ लॉ का एक कंपोनेंट है, एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। और ये रूल ऑफ लॉ किसने दिया था, एबी डाइसी ने दिया था, जो ब्रिटिश का था। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इसका मतलब ये होता है कि भाई लॉ की नजर में सभी इक्वल है। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी को और जो है ज्यादा पावर दे रहे हो और ज्यादा कम पावर दे रहे हो, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए सब एक ही जैसे हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, लॉ के लिए सभी जो है लॉ सभी के लिए एक समान है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, किसी को भी प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, अगर वो किसी भी उल्टी सीधी चीजों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए भी सेम लॉ लागू होंगे। या फिर हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, या फिर कोई चीफ मिनिस्टर, या कोई अपोजिशन पार्टी, या कोई ऑर्डिनरी सिटीजन, सबके लिए सेम लॉ लागू अप्लाई होंगे। तो इसका मतलब यही होता है। देखिए नो वन इंक्लूडिंग द मोस्ट हाईली प्लेस ऑफिशियल इज अबव द लॉ। अबव से ऊपर कुछ नहीं हो, जो रानी हो, राजा हो, चाहे कोई गरीब हो, वो लॉ से ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है। तो ये हमारे जो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड चीजें थी। वैसे इसका मतलब बहुत है, डाइसी ने इस पर पूरी बुक लिखी हुई है रूल ऑफ लॉ। तो इसको एक्सप्लेन करना छोटे से वर्डों में आप समझ रहे हो, बस अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ो। बाकी तो ये तो बहुत मोटी बुक है, इसके लिए पूरा करना बहुत मुश्किल है। अब आयोग ने पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, जरा इसके बारे में बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पर हिंदी वाली इधर ट्राई कर सकते हो और इंग्लिश वाली इधर ट्राई। देख आप जो है, मैंने एक पॉलिटी की सीरीज चलाई हुई है जिसके अंदर मैंने पिछले साल के 21 क्वेश्चन सॉल्व करके डाले हुए हैं। तो आप वहां जाकर उनको देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, जुडिशरी है गार्जियन। अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो
कौन बचाएगा? जुडिशरी। आप जुडिशरी जा सकते हो तो हो जाएगा न्यायपालिका। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following is given the power to enforce the fundamental right by the constitution? किसको पावर दी गई है? देखो बहुत जरूरी है। which of the following is given the power to enforce the fundamental right by the constitution? तो ये जो पावर जो है किसको दी गई है? ये अपने मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको पावर दी गई होगी? जुडिशरी को दी गई होगी, या फिर पार्लियामेंट को दी गई होगी, या फिर प्रेसिडेंट को दी गई होगी? किसको दी गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो पावर है ये जुडिशरी को दी गई है। देखो जुडिशरी के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जुडिशरी को पावर दी गई है डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पर ये दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है यहाँ पर। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 हैड एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ठीक है हिंदी के वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए। अब बात करते हैं कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप देखते हैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो यूपीएससी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट आर द क्लेम्स ऑफ द स्टेट। राइट जो होते हैं वो स्टेट के क्लेम्स होते हैं। स्टेट का मतलब सर किसी मतलब देश का क्लेम्स होता है सिटीजन के खिलाफ नहीं। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, देखिए इसलिए डेफिनेशन में छुपा हुआ है सब कुछ। तो ये वाला ऑप्शन राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, तो इस आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, ये वाला। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट अपने आप। राइट आर द प्रिविलेजेस, राइट्स कोई प्रिविलेजेस नहीं है। राइट्स आर द प्रिविलेजेस कुछ भी नहीं है। प्रिविलेजेस जैसे शब्द आता खत्म करो, ये प्रिविलेजेस किसके लिए नहीं है? राइट्स तो क्लेम्स होते हैं सिटीजन के होते हैं सरकारों के खिलाफ, या फिर कोई वो जो देश होगा उसकी जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एजेंसी होती है उसके खिलाफ एक उस पर लगाम लगाने के लिए सिटीजन के राइट्स होते हैं ये। ठीक है, तो ये जो है क्लेम्स होते हैं, इनको क्लेम्स बोला जाता है। फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल है भैया। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट जो वायलेट होते हैं, तो आप सीधे उसमें जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। क्या उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता? सस्पेंड किया जा सकता है। इमरजेंसी मैंने बताया था, नेशनल इमरजेंसी अगर लागू होती है तो आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। तो डी वाला ऑप्शन देखो, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, तो आंसर हो जाएगा डी। देखो जब तक आपके फंडामेंटल क्लियर, जैसा फंडामेंटल राइट होते हैं ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होते तो लेफ्ट राइट करने से क्वेश्चन को, आगे पीछे करने से क्वेश्चन को कुछ भी नहीं फायदा है। आप तुक्केबाजी वहां पर लगाने लगो तो एक दो क्वेश्चन ठीक भी कर लोगे, तो सारे क्वेश्चन मतलब कट ऑफ से बाहर निकलना आपको तुक्केबाजी से, ये तो बहुत मुश्किल है। और आप सबको कहोगे हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, तो देखो एक ही बात है भाई, पीसीएस की तैयारी मत करो, क्योंकि टीसीएस इतना आसान नहीं है। एसएससी का एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो पीसीएस का कैसे निकालोगे आप? तो देखिए उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है आपको, जिसमें से पेशेंस होता है, हार्ड वर्किंग भी आती है और फोकस भी आता है। तो देखिए यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और जो लोग बरसाती मेंढक की तरह इधर से उधर, कभी उधर फुदकते फिरते रहे, कभी वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, कभी वो टेस्ट सीरीज, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मतलब देखो ये क्या है, इसमें डेडिकेशन की जरूरत होती है आपको, हार्ड बार मेहनत करने की बड़ी जरूरत होती है, पिछले साल के क्वेश्चन को बार रिवाइज करने की जरूरत होती है, और जो अपनी बुक होती है उसके पन्ने पलटने की जरूरत होती है। अगर आपको कोई ऑथेंटिक सोर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो उस इन्फॉर्मेशन को केयरफुली समझने की जरूरत होती है और उसको सॉल्व करने की जरूरत होती है। अगर आपको ऐसी कोई बेकार सी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज बने पड़े हैं, मैंने देखे हैं ऑनेस्टली, मतलब हर चीज पर क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है, तो देखो हर चीज पर क्वेश्चन फ्रेम करना एक बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको पिछले साल के क्वेश्चनों को देखना चाहिए। अब क्वेश्चन ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट इन इंडिया। तो ये काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ये बात कर रहा था, कभी 1990 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन फिर भी सॉल्व करेंगे हम। तो देखो दे आर, पहले देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को जब भी सॉल्व करना चाहिए तो एलिमिनेशन मेथड से जाना चाहिए। देखो जैसा मैंने कहा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो यूएसए से लिए गए हैं, तो जैसे यूएसए का बिल ऑफ राइट है वैसे ही हमारे फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट, दे आर अनलाइक द बिल ऑफ राइट इन द यूएसए। ये कह रहा है कि भैया ये ऐसे नहीं है जैसे यूएसए का बिल ऑफ राइट है, अरे ऐसे ही है जैसे यूएसए का, वहां पर यूएसए के बिल ऑफ राइट बोलते हैं, हम यहाँ पर अपने फंडामेंटल राइट बोलते हैं। तो हर एक देश में नाम इनका अलग हो सकता है लेकिन बेसिक अधिकार है ये। तो ये जो है ऑप्शन 4 है, इसमें पूछा था करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो 4 हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए, इसकी वजह से जो है डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, दे आर गारंटेड अगेंस्ट द स्टेट। ये सही बात है, स्टेट आपके जो फंडामेंटल राइट है, आपकी जो प्राइवेसी है उसको छीन ना ले,
उसके खिलाफ होते हैं ये, तो ये सही बात है, पहला वाला ठीक है, तो हमारे आंसर में पहला वाला आना चाहिए। तो इसकी वजह से बी, मतलब फर्स्ट आ नहीं रहा है तो बी को खत्म कर दो। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को सॉल्व करता जा रहा हूँ मैं। फिर बोला है कि दे आर इन्यूमरेटेड, इन्यूमरेटेड का मतलब इनको रखा गया है इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात ठीक है। तो दूसरा हमारा आंसर आना चाहिए। तो दूसरा पहले वाले में भी आ रहा है, सी वाले में भी आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। ऑप्शन डिपेंड करता है तीसरा। दे इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस तो ऐसे इंश्योर करते हैं कि भाई कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है, आर्टिकल 19 के अंदर किसी को भी मनाही नहीं है। आर्टिकल 16 के अंदर थोड़ी सी इकोनॉमिक जस्टिस दिया गया कि भाई वहाँ रिजर्वेशन दिया गया है। सोशल जस्टिस भी 15-16 के अंदर कहीं ना जो 15 आर्टिकल की भाई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो तो उसको भी इंश्योर करने की कोशिश की गई है। तो ये बिल्कुल तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इसकी बात, इस वजह से तीसरा वाला जो है आंसर हमारा ठीक हो जाता है। तो सी आंसर है हमारा। तो देखो, अगर कोई कहने लगे कि 4 क्वेश्चन उसने सॉल्व कर लिए कि कौन से पार्ट के अंदर आता है, किसी टेस्ट सीरीज में लिख दिया कौन से पार्ट के अंदर आता है फंडामेंटल राइट किस गारंटेड बाय फंड और कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे अनाप शनाप क्वेश्चन रख दिए, मतलब अनाप शनाप हमने ठीक क्वेश्चन रखे हैं और आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फंडामेंटल राइट के, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? भाई क्वेश्चन कैसे घुमा दे पता नहीं है। आप देख सकते हो 1919 में क्वेश्चन पूछा गया था, कैसा खतरनाक क्वेश्चन है ये। तो अब ये तो खैर हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द रूल ऑफ, ये भैया बीपीएससी ने 2020 में पूछा था, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसके लिए जरा मैं मतलब रख देता हूँ, कभी कभी आपको एक थोड़ा क्वेश्चन भले से सॉल्व ना हो लेकिन दिमाग में कुछ तो मैसेज जाना चाहिए। भाई रूल ऑफ लॉ से क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी वालों का, तो कैसा होगा, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग बीपीएससी भी दे रहे होंगे। अब देखिए, व्हाट इज द मेंट बाय रूल ऑफ लॉ? वन एक्ट फॉर ऑल, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, एक लॉ सबके लिए और एक जुडिशरी सबके लिए। क्या ये बात ठीक है? हाँ, बात तो ठीक है। दूसरा देखते हैं, वन एक्ट फॉर ऑल, एक जो लॉ बनाया गया वो सबके लिए और वन स्टेट फॉर ऑल, क्या ये बात ठीक है? देखिए देखो, ये वन स्टेट फॉर ऑल, इसके लिए इससे अच्छी बात तो है ऊपर वाली है। देखो ये जो क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, सच बताऊं तो। वन स्टेट फॉर ऑल, वन जुडिशरी फॉर ऑल, ठीक है, या फिर वन ऑल एक्ट्स फॉर वन, तो ये तो गलत है। सभी एक्ट एक के लिए, ये तो गलत है। वन स्टेट फॉर ऑल, ये भी बात गलत है, क्योंकि ये हो सकता है किसी डाइवर्स, जैसे मान लो इंडिया एक डाइवर्स सोसाइटी है तो वहां पर छोटे छोटे रीजन बना रखे हैं, तो उन रीजन को पावर दे रखी है। तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ स्टेट के जो लॉ, देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, जैसे ये है नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ये मैं भी गलत बन गया, ये है यहाँ पर, तो हमारा इधर नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। तो जैसे मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, तो यहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, तो इनको 6 शेड्यूल के अंदर स्पेशल पावर दे रखी है। तो और दूसरी बात, वहां पर जाकर रह भी नहीं सकते हो आप लोग, क्योंकि वहां पर आप जाओगे तो वो ट्राइबल का जो कस्टम है, जो उनका कल्चर है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं आपके खिलाफ। इसलिए सरकार ना, वहां पर जाकर कोई भी रह नहीं सकता है, आयरा गरा नत्थु खैरा कोई भी नहीं रह सकता है। तो मतलब ये कह रहा है कि वन स्टेट फॉर ऑल, क्या एक स्टेट सभी के लिए हो? तो ये भी गलत है ये वाला, तो स्टेट वाला ऑप्शन गया। तो इसकी वजह से देखो, ये बहुत ही अपने आप में क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करने की जरूरत मुझे तो नहीं लगता कि इसको कोई, जब ये पीसीएस का एग्जाम हुआ होगा, पीपीएससी का एग्जाम हुआ तो इसको कोई ठीक करके आया होगा। तो ये भी खत्म हो गया, और ये भी खत्म हो गया, और ये भी खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ से तो ये इतने ऑप्शन से खत्म होगा, और यहाँ ये इस वाले ऑप्शन से, ये इस वाले ऑप्शन से, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ए आंसर इसका, ये वाला करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिगार्डिंग एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ? भैया ये उसके आईएएस के अंदर पूछा गया था 2018 में, जरा पूछते हैं। 2018 के प्रीलिम में पूछा गया था, जरा देखते हैं। देखो, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, पहले देख लेते हैं क्या करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर निकालना है आपको। तो जो रूल ऑफ लॉ है उसके अंदर इक्वलिटी बिफोर द लॉ को मेंशन किया गया, ये सही बात ठीक है। तो हमारे आंसर में दूसरा आंसर आना चाहिए। दूसरा, तो पहला वाला एलिमिनेशन कर दो, ठीक है, पहले वाले को हटा दो, हिंदी वाले को भी मैं हटा देता हूँ, ये हटा दिया। अब बात करते हैं क्या लिमिटेशन ऑफ द पावर। देखो, रूल ऑफ पावर का मतलब यही होता है कि रूल ऑफ जो लॉ है, लॉ की आंखों में सब एक जैसे हैं, चाहे कोई अमीर हो गरीब है। तो लिमिटेशन ऑफ द पावर, तो कहीं ना कहीं ये अमीरों को लिमिटेशन, या सरकारों को, चाहे कोई सरकार हो, मोदी सरकार हो, राहुल गांधी की सरकार हो, सब पर लिमिट लगाता है ये। तो लिमिटेशन ऑफ द पावर है ये। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये तो फंडामेंटल राइट में रखा गया, तो ये लिमिट लगाते हैं पावर पर। तो ये जो है हमारा जो आंसर है, देखिए ए भी ठीक है, तो ए हमारे आंसर के अंदर आना चाहिए। देखिए हमारे आंसर में 1 2 आने चाहिए, 1 2 आने चाहिए। तो देखिए दूसरा ऑप्शन भी गया, क्योंकि यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन 1 नहीं आ रहा है। पहले वाले ऑप्शन में 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो 1 2। तो अब हमारे लास्ट वाले ऑप्शन बचे। अब देखते हैं जरा तीसरे को।
पीपल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। देखो ये इस बिल इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि लोगों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट के लिए हो, तो ये इसके अंदर नहीं आता। लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला सब वो नहीं होता है इसमें। तो इसमें तो सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों के लिए हो, कि भाई जो अगर सरकार उल्टा सुल्टा कुछ काम करती है तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है तीसरा वाला गलत हो जाता है, जिसकी वजह से ये टी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और आंसर हमारे पास सी हो जाता है। देखिए आपने यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब आप यूपीएससी का भी एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन। अब बताइए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर जो है फंडामेंटल राइट के बारे में बता गया है और पार्ट 3 के बारे में बात हुई है। तो इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज प्रोवाइडेड। इक्वल प्रोटेक्शन आर्टिकल 14 अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, तो सीधी क्लॉज पूछ लीजिए ना। देखो मैं आपको इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, तो आर्टिकल 14 के बारे में यहाँ पर साफ साफ बोला गया। आर्टिकल 14 की क्लॉज देखो यहाँ पर, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो इसलिए मैं बता रहा था ये जो इस टाइप से फ्रेजेस दी गई है ना, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा तो बहुत है। जैसे मैंने कहा रूल ऑफ लॉ पूरा ये लिखा हो गया है आर्टिकल 14। तो और आर्टिकल 14 जो रूल ऑफ लॉ को लिखा गया, रूल ऑफ लॉ ए बी डायसी ने लिखा था। एक अपने आप में काफी मोटी चौड़ी बुक लिख रखी है ना। तो इस पे क्वेश्चन पूरा तो तैयार करने की जरूरत नहीं, बस पिछले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो और बेसिक सा समझ लो। अब ये क्वेश्चन अभी आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड, तो अगर आपको पता हो, वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो 86 लास्ट वाला जो ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ था, तो उसके अंदर इसको इंसर्ट किया गया था। और ये 2021 का क्वेश्चन है। देखिए 2021 का देखें, हु अमंग द फॉलोइंग, मैंने आपको सॉल्व करा दिया था कि अ प्लेस टू आवर पीपल एंड अ पैक्ट विद सिविलाइज्ड वर्ल्ड। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं बोला था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने बोला था। तो ये जो चीजें हैं ये आपको मतलब पता होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि देखो फंडामेंटल अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर मतलब मामला गड़बड़ा सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन करके प्रीलिम को कट ऑफ निकाल सकते हो। बेसिक सारा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप जो है अपना प्रीलिम क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज तो देखो 5-10 100 टेस्ट सीरीज भी आपने लगा ली, उससे कुछ नहीं होने वाला। 100 सीरीज में 150 क्वेश्चन बना देगा। 150 में से भाई अगर वो पूरी की पूरी पॉलिटी पर बनी हुई है तब तो आप लगा सकते हो, क्योंकि पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको हो सकता है कि हजारों से भी ऊपर करके जाने पड़े क्वेश्चन, आपको बार बार करने पड़ेंगे आपको। तो चाहे कोई भी टॉपिक हो, कम से कम 1000-1500 क्वेश्चन आपको ऊपर करके जाने पड़ेंगे किसी भी उसके, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, और ज्यादा करके जाने पड़ेंगे आपको, तभी जाकर आपको एक उम्मीद लगाओ कि भाई उसमें से कुछ आ सकता है। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल होता है। तो वरना तो फिर रह जाओगे, अगले साल फिर पेपर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।